हेलो दोस्तों। आज हम जो है ऑस्कर क्लॉड मोने के बारे में जानेंगे, जो कि एक फ्रेंच पेंटर हैं। वेस्टर्न आर्ट मूवमेंट के एक बहुत ही महान कलाकार के रूप में जाने जाते हैं। तो उससे पहले अगर स्वागत है आप सबका आर्ट एंड कल्चर विद प्रियंका में। और अगर आप मेरे चैनल में नए हैं, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन जो है आप तक ईजिली पहुँच जाए। अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो दोस्तों तक इसको शेयर ज़रूर कीजिएगा और लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट करके बताइए कि आपको जो है ये इन्फॉर्मेशन कैसा लगा। ठीक है। मेरा जो ये चैनल है, ये चैनल एक आर्ट चैनल है और यहाँ पर मैं आपको जो है आर्ट से रिलेटेड बहुत सारे फैक्ट्स बताती हूँ। साथ ही आर्ट हिस्ट्री से रिलेटेड बहुत सारी बातें जो है हम शेयर करते हैं यहाँ पर आपसे। और ये जो वीडियोस जो है आर्ट रिलेटेड, ये आपको जो जो लोग हैं एमएफए बीएफए कर रहे हैं या फिर आर्ट्स में अगर आगे जाकर कुछ करना अच्छा करना चाहते हैं, जॉब रिलेटेड कुछ करना चाहते हैं, टीजीटी पीजीटी या फिर DSSB की तैयारी भी अगर आप कर रहे हैं, तो आपको जो है ये वीडियो देख के लाभ मिलेगा। अगर यूजीसी नेट की भी तैयारी कर रहे हैं तो भी जो है यहाँ से क्वेश्चन जो है आपके बनते हैं, आर्टिस्ट से क्वेश्चन बनते हैं यहाँ पर। ठीक है। तो अगर वीडियो इन्फॉर्मेशन लगता है, इन्फॉर्मेटिव लगता है, तो शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा कि आप जो है इस वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं। तो हम बात करेंगे यहाँ पे ऑस्कर क्लॉड मोने के बारे में। ऑस्कर क्लॉड मोने के का जो है हम यहाँ पर लाइफ को देखेंगे, हम यहाँ पर उनका पर्सनल बैकग्राउंड को जानेंगे। साथ ही हम आगे जाकर देखेंगे उनका करियर कैसा था, आर्ट करियर कैसा रहा और उनका जो है पेंटिंग स्टाइल कैसा था, किस तरह से वो पेंटिंग करते थे, उनका टेक्निक कैसा रहा। पेंटिंग्स को हम यहाँ पर कुछ पेंटिंग्स जो है उनकी यहाँ पे हम देखेंगे। साथ ही हम यहाँ पर उनका जीवन का अंतिम जो दिन था वो कैसा बीता उनका, उसके बारे में भी जो है हम जानेंगे। तो सबसे पहले हम जो है पर्सनल बैकग्राउंड के बारे में जानते हैं। तो इनका जन्म जो है 14 नवंबर 1840 पेरिस में हुआ था, फ्रांस में। और इनकी मृत्यु जो है वो 5 दिसंबर 1926 में करीबन 86 वर्ष की उम्र में गिवेर्नी, फ्रांस में इनकी मृत्यु हुई थी। क्लाउड मोने के पिता जो थे वो क्लाउड एडवोल्फ मोने थे और उनकी माता का नाम जो था वो लुइस जस्टिन ऑर्बी था। ये इन दोनों की दूसरी संतान थे, मैंने दूसरे बेटे थे। 20 मई 1841 को उन्हें जो है स्थानीय पेरिस चर्च नोट्रे डेम डी लॉरेट में ऑस्कर क्लॉड के रूप में बपतिस्मा दिया गया। लेकिन उनके माता पिता जो है उनको बस ऑस्कर कहकर ही पुकारते थे। बपतिस्मा का मतलब होता है, यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि उनको जो है ऑस्कर क्लॉड के रूप में जो है उनका नामकरण किया गया। इनका नाम जो है ऑस्कर क्लॉड होगा, मोने होगा, इस तरह से उनका टाइटल जो था। और उनके माता पिता जो थे सिर्फ उनको जो है ऑस्कर कहकर ही पुकारते थे। उनके पिता जो थे वो एक थोक व्यापारी थे और वो चाहते थे कि उनका उनका जो संतान है ऑस्कर क्लॉड जो है मोने जो है वो भी एक व्यापारी बने, जहाँ चैंडलिंग बने और जो है किराने के व्यवसाय में काम करे। इस तरह का जो है उनके पिता चाहते थे। लेकिन क्लॉड का जो था, मोने जो थे वो बहुत ज़्यादा पैशनेट थे आर्ट को लेकर। इनको चित्रकार बनना था, एक आर्टिस्ट बनना था, कलाकार के रूप में अपने को दिखाना था दुनिया भर में। तो इनकी माता जो थी इनके एक गायिका थी और वे जो थी इनके कला को बहुत सपोर्ट किया उन्होंने। और उन्होंने जो है एक तरह से क्या कहा जाए तो इनकी माता का सपोर्ट जो है इनको बहुत हद तक जो है लाभ दिया। ठीक है। उसके बाद इन्होंने जो है 1 अप्रैल 1851 को जो है ले हावले कला महाविद्यालय में, माध्यमिक विद्यालय में जो है इन्होंने एडमिशन लिया। वहाँ पर छोटी उम्र से ही जो है इन्होंने, इनके अंदर जो कला कौशल था ही, और पैसे की कमी की वजह से जो है ये 15 वर्ष की उम्र से ही पेंटिंग बनाना और बिक्री करना शुरू कर दिए थे। ये जो पेंटिंग बनाते थे वो उनके कुछ परिचित जाने पहचाने लोग ही होते थे। उनको लेके वो कैरिकेचर पेंटिंग करते थे, उनका पोर्ट्रेट्स बनाते थे। इस तरह से बहुत सारे पेंटिंग्स बना के इन्होंने बिक्री किया और साथ ही उनको जो है कुछ पैसा वैसा मिल जाता था, इस तरह का काम चलाने लायक। वो जो थे जैक्स लुइस डेविड के पूर्व छात्र जैक्स फ्रैंकोइस ऑर्चर्ड से अपना पहला ड्राइंग का जो ट्यूशन जो है इन्होंने लिया था, ड्राइंग सीखा था इनसे। और 1858 में 1858 में उनकी मुलाकात जो है उनके साथी कलाकार यूजीन बोर्डिन से होती है। वहाँ पर यूजीन बोर्डिन का जो सपोर्ट इनको होल लाइफ में बोल सकते हैं कि आप मिलता है, कि मोने को जो है उनकी टेक्निक सिखाई, जो उनकी तकनीक है उसको प्रोत्साहन किया था बोर्डिन ने। ठीक है। और साथ ही साथ बोर्डिन जो थे उनको आउटडोर पेंटिंग किस तरह से करना है, आउटडोर स्टडी के लिए कौन सा स्पॉट किस तरह से चूज़ करना है, वो सब जो है इनके मित्र बोर्डिन ने ही इनको सिखाया।
बॉडिन के साथ जो है ये पेंटिंग करने के लिए बाहर जाया करते थे। ठीक है, मोने जो है बॉडिन को अपना गुरु भी मानते हैं और उनका ऐसा मानना है, ऐसा कहते हैं वो कि क्योंकि उनकी जितनी भी सफलता हुई है वो सबके लिए बॉडिन के लिए ऋणी है, बॉडिन के लिए ऋणी है। मैंने बॉडिन का बहुत ज़्यादा जो है उनका मैंने ऋण है कि मतलब वो इतना अच्छा सफल कलाकार बने एकमात्र बॉडिन की वजह से, क्योंकि उन्होंने जो है उनकी तकनीक को प्रोत्साहित किया। उन्होंने जो है उनकी पेंटिंग को जो है प्लेन एयर में जो बनाना शुरू किया, उन्होंने वही सिखाया किस तरह से बनाना है, कौन सा स्पॉट करना है, किस तरह से कैसे करना है। तो इस तरह से उनकी पेंटिंग टेक्निक को का जो स्टाइल था वो बॉडिन के थ्रू ही जो है एक तरह से वो उनकी सहायता से ही जो है आया है, इसलिए बॉडिन को अपना गुरु मानते हैं। 1857 में जो है उनकी माता की मृत्यु हो जाती है और यहाँ पर जो है थोड़ा सा ये अपसेट हो जाते हैं, क्योंकि उनकी माँ जो थी उनके लिए एक सपोर्ट सिस्टम का काम करती थी, क्योंकि उनकी माँ जो है कला प्रेमी थी और वो चाहती थी कि मेरा बेटा एक कलाकार बने। उनकी कला को जो उन्होंने बहुत सपोर्ट किया था। वो अपने पिता के साथ और चाची मेरी जॉन लेकार्डे के साथ जो है रहने लग गए थे बाद में, और वहीं पे जो है उन्होंने फिर भी अपनी जो है 1858 से 1860 तक, यानी 1858 टू 1860 तक जो है उन्होंने जो है पेरिस में अपनी पढ़ाई जो है कंप्लीट की, पूरी की, जारी रखी। और उसके बाद जो है उन्होंने एकेडमी स्विस में दाखिला लिया और 1859 में कैमिले पिसारो से वो वहाँ पर उनकी मुलाकात होती है। एकेडमिक इतिहास में हम लोग देख पाएंगे कि उनको जो है बहुत सारे चित्रकारों के साथ जो है उनका परिचय होता है, जहाँ पर उनका चार्ल्स ग्लेयर के अधीन वो काम करते हैं, जहाँ पर उनको जो है अगस्त रेनॉर के साथ जो है उनकी दोस्ती होती है। वो अगस्त रेनॉर जो थे उनके सहपाठी रहे थे। उसके बाद ये जो थे एक फ्रांसीसी चित्रकार के रूप में उभरे, हम देख पाते हैं। और ये जो थे एक प्रभाववादी चित्रकार के संस्थापक के रूप में भी जाने जाते हैं, ऑस्कर क्लॉड मोने। इम्प्रेशनिस्ट आर्टिस्ट के रूप में भी, इम्प्रेशनिस्ट आर्टिस्ट के फादर ऑफ इम्प्रेशनिस्ट आर्टिस्ट जो है इनको कहा जाता है। ठीक है, बात करते हैं अब इनकी करियर की। तो करियर की शुरुआत में ही हम लोग देख पाएंगे कि इनकी पेंटिंग्स में बहुत सारे लैंडस्केप पेंटिंग इन्होंने बनाया, समुद्री दृश्य बनाए हैं, इस तरह से कई सारे इन्होंने चित्र बनाए हैं जी। और आधुनिकता के प्रमुख अग्रदूत के रूप में जो है इनको जाना जाता है। विशेष रूप से ये जो थे आउटडोर लैंडस्केप ज़्यादातर बनाते थे पेंटिंग्स में। एक ही दृश्य को जो है बार बार इन्होंने चित्रित किया। ठीक है, एक ही विधि को जो है बार बार एक ही विधि को जो है इस विधि को जो है इन्होंने जन्म दिया कि एक ही दृश्य को किस तरह से बार बार चित्रित किया जा सके। और क्यों करते थे? क्योंकि ये जो है प्रकाश के परिवर्तन और मौसम के गुजरने को कैद कर सकें, इस वजह से जो है एक ही लैंडस्केप को, एक ही स्पॉट को जो है बार बार इन्होंने जो है चित्रित किया था। ठीक है, फिर सबसे प्रसिद्ध उदाहरणों में से हम लोग देख सकते हैं इनका घास का ढेर की जो श्रृंखला है, 1890 से 1891 के बीच जो है इन्होंने इस सीरीज़ को कंप्लीट किया। और रूएन कैथेड्रल की पेंटिंग है, गिवर्नी में उनके बगीचे में पानी के लिली, वाटर लिली का जो पेंटिंग है, ये सब जो है हम लोग इसका एक सीरीज़ देख पाएंगे यहाँ पर आगे चल के। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि घास का ढेर का जो यहाँ पे पेंटिंग सीरीज़ है, इस तरह से इन्होंने बनाया है। कहीं पे जो है एकदम जब सुबह हो रही है, जो सुबह का दृश्य में कैसा लग रहा है घास का ढेर, उसके बाद का जो समय है उसमें किस तरह से लग रहा है, प्रकाश का परिवर्तन किस तरह से हो रहा है, यहाँ पे हम लोग पेंटिंग में देख पाएंगे। साथ ही साथ कलर टोन भी यहाँ पर चेंज हो रहा है। कहीं कहीं इन्होंने चारकोल स्केच से भी स्केचिंग किया है, ड्राइंग किया है, साथ ही इन्होंने जो है पेंटिंग भी किया है। और पेंटिंग में कलर वेरिएंट देखने को मिलता है, कलर टोन जो है चेंज है, लाइट टोन जो है चेंज है। एक जगह जो है एकदम ब्राइट है, जहाँ पर आप समझ पाएंगे कि वहाँ पे जो है सूरज का जो प्रकाश है वो ज़्यादा निकल कर आया है, मैंने एकदम दोपहर का टाइम इस तरह का लग रहा है। तो इस तरह से जो उन्होंने टाइम को ही पकड़ने की कोशिश की, हम लोग बोल पाएंगे अपने पेंटिंग में, उनकी पेंटिंग में। ठीक है, रूएन कैथेड्रल का पेंटिंग देखिए तो यहाँ पे भी जो है बहुत सारे कलर वेरिएंट देखने को मिलते हैं, कलर टोन देखने को मिलता है, दोपहर का, सुबह का, शाम का। इस तरह से जो है प्रकाश का जो परिवर्तन किस तरह से हो रहा है वो हम लोग इनकी पेंटिंग में देख पाएंगे। ये है वाटर लिली, जो कि उनके घर का एक बगीचा है। बगीचे में के जो तालाब है उसमें जो है ये उगी हुई थी, तो उसको जो है इन्होंने बार बार जो है प्रकाश के परिवर्तन के रूप से जो है उनको पेंट किया है। ठीक है, ये जापानीज़ ब्रीच है, वाटर लिली पॉन्ड जो है ये उन्हीं के बगान का एक दृश्य है। ठीक है, जिसको उन्होंने जो है चित्रित किया है। कभी उन्होंने जो है कलर टोन में किया है, कभी स्केचिंग में किया है, कभी चारकोल पेंसिल से किया है। तो इस तरह से जो है इन्होंने लाइट और शेड को पकड़ने का कोशिश की। यही इनकी पेंटिंग टेक्निक थी कि एक ही स्पॉट को, एक ही लैंडस्केप को, या फिर बोल सकते हैं एक ही ऑब्जेक्ट को किस तरह से विभिन्न प्रकार के तरीके से जो है लाइट का प्रभाव, जो है लाइट का खेल जो है कैसा हो रहा है वो दिखाना। यही इनकी पेंटिंग टेक्निक थी। आगे हम लोग जाकर देखेंगे और भी पेंटिंग्स जो है आपको आगे जाकर देखने को मिलेंगी कि किस तरह से उन्होंने काम किया है। 1883 से जो है मोने उत्तरी फ्रांस के गिवर्नी में रहने लग गए थे, जहां उन्होंने जो है एक घर लिया, खरीदा, संपत्ति खरीदी और विशाल भूमि निर्माण किया। और वहां पर उन्होंने जो है एक जल कमल तालाब को बनाया था।
ये जो वाटर लिली जो आप देख रहे हैं, मैंने कहा ना, ये आपको ये जो है उनका घर का ही जो है एरिया था। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मोने जो है अपने ही गार्डन में खड़े हैं। 1817 की 1917 की ये जो है फोटोग्राफ है। ये 1800 मैंने ये जो है अपने ही गार्डन में खड़े हैं और देख रहे हैं, मैंने लैंडस्केप को देख रहे हैं कि किस तरह से इसको बनाया जाए, वह कैसा है। ठीक है, यहाँ पर इनका फैमिली फ़ोटो जो है आप देख पाएंगे कि इनके फैमिली फ़ोटो में यहाँ पर पूरा इनका जो है फैमिली में कौन कौन मेंबर है, यहाँ पे सबका नाम दिया है। क्लॉड मोने है, एलिस हॉस्चे है, जीन पियर हॉस्चे है, इस तरह से जो है सबका नाम यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, फिर हम लोग देख पाएंगे कि मोने ने जो है अक्सर ज़्यादातर जो है रेनॉर और अल्फ्रेड सिसली के साथ ज़्यादातर जो है पेंटिंग की थी। इस दौरान उन्होंने जो है वुमेन इन गार्डन अपनी पहली बड़ी सफल पेंटिंग बनाई, और ले डेजूनेर सुर द हरवे, यानी ये जो है स्पेनिश में है, फ्रेंच भाषा में है इस पेंटिंग का नाम। एक्चुअली इस पेंटिंग का नाम है लंचिंग ऑन द ग्रास। ठीक है, तो मोने की शुरुआती दौर की सबसे प्रमुख पेंटिंग थी। तो यहाँ पे आप पेंटिंग देखते हैं, वुमेन इन द गार्डन 1866 में बनाई गई। उसके बाद यहाँ पे लंचिंग ऑन द ग्रास जो पेंटिंग जो है ये बहुत ही फेमस पेंटिंग थी। वो चाहते थे कि इस पेंटिंग को जो है वो सैलून में एग्जिबिट करें, लेकिन ये पेंटिंग जो है नहीं एग्जिबिट हो पाई थी। कहा जाता है कि पेंटिंग जो है उनके हिसाब से इनकम्प्लीट थी, या फिर सैलून जो है इसको एक्सेप्ट नहीं कर पाया किया। पर उसके बाद जो है इनकी 2 पेंटिंग जो है एक्सेप्ट हुई थी, जिसमें कि द वुमेन इन द ग्रीन ड्रेस 1866 और दूसरी पेंटिंग थी द पैव द कैली। तो ये 1865 में 2 पेंटिंग जो है उनकी एग्जिबिट हुई थी। उसके बाद जो है इन्होंने बहुत सारी पेंटिंग्स जो है सैलून में एक करके बहुत हर साल जो है एग्जिबिट करना उन्होंने शुरू किया था, करीबन 1870 के दशक से। ठीक है, फिर आती है उनकी 1872 में इम्प्रेशन सनराइज। ये इम्प्रेशन सनराइज पेंटिंग जो है उनके लाइफ को पूरी तरह से बोल सकते हैं कि चेंज कर दिया, एक तरह से कहा जा सकता है। यहाँ से जो है इम्प्रेशनिज्म की शुरुआत मानी जाती है इसी पेंटिंग से। ऐसा माना जाता है कि इम्प्रेशनिस्ट आर्ट मूवमेंट की शुरुआत जो है इम्प्रेशन सनराइज पेंटिंग जो है 1872 में बनाई गई ऑस्कर क्लॉड मोने की पेंटिंग से शुरू होती है। इसलिए जो है ऑस्कर क्लॉड मोने को जो है इम्प्रेशनिस्ट आंदोलन का जो है जन्मदाता के रूप में, फादर के रूप में जो है जाना जाता है। 1874 में पेरिस में एक जो है इम्प्रेशनिस्ट की प्रदर्शनी लगी थी, जिसमें क्लॉड मोने थे, एडवर्ड मोने थे, देगा थे, ये लोग जो थे। और उसके बाद जो है इन सब का जो है अपना एक अलग स्टाइल था, तो इन सब का प्रदर्शनी लगा था। वहाँ पर जो है इनकी पेंटिंग जो है इम्प्रेशनिस्ट आंदोलन के नाम से प्रेरित की गई, और उनको जो है उस पेंटिंग को श्रेय दिया गया इम्प्रेशनिस्ट आर्ट मूवमेंट के लिए, कि इसी पेंटिंग से जो इम्प्रेशनिस्ट आर्ट मूवमेंट की शुरुआत मानी जाती है। उसके बाद 1880 में जो है उन्होंने अंतिम प्रयास तक सैलून में लास्ट तक जो है प्रयास किया। 1880 के बाद जो है उन्होंने सैलून में काम देना बंद कर दिया। उसके बाद उन्होंने सैलून में एक भी एग्जीबिशन नहीं किया था। उसके बाद उनको अपना एग्जीबिशन होता था। यहाँ पर मोने को हम लोग देख सकते हैं, उनके स्टूडियो में जो है वो काम कर रहे हैं, जो कि उनके घर पे ही है, गिवर्नी में उनका घर पे ही जो है अपना एक स्टूडियो जो है वो उन्होंने बनाया था, जहाँ पर वो यहाँ पर पेंटिंग कर रहे हैं। उसके बाद हम यहाँ पर उनकी पेंटिंग टेक्निक्स को अब देख लेते हैं कि उनका पेंटिंग टेक्निक क्या था। अब तक जो हमने करियर देखा, उनका पर्सनल बैकग्राउंड देखा, साथ ही करियर में हम लोगों ने कुछ पेंटिंग्स को लेकर भी बात की। अब यहाँ पे हम लोग उनका पेंटिंग स्टाइल देख लेते हैं कि किस तरह का था। यहाँ पर मोने जो है, मोने की पेंटिंग में हम अभी तक जो पेंटिंग देखे और आगे भी जो आप पेंटिंग देखेंगे तो आप गौर कीजिएगा कि उनकी पेंटिंग में कहीं भी जो है ब्लैक रंग का यूज़ नहीं है। ये उनकी पेंटिंग का एक खास बात था। एक और ख़ास बात था कि उन्होंने अपनी पेंटिंग में ब्लैक कलर का यूज़ जो है नहीं किया। ठीक है, यहाँ पे एक पेंटिंग आप देख सकते हैं, क्लॉड मोने इन द आर्जिट्यूल 1874 का है ये। इसमें आप देख सकते हैं कि जितना भी कलर टोन उन्होंने दिया है, यहाँ पे कहीं भी डार्क टोन में ब्लैक कलर का यूज़ नहीं है, जबकि उन्होंने ब्लैक के बदले जो है उन्होंने जो है नीले रंग का यूज़ किया डार्क करने के लिए, फिर थोड़ा और नारंगी या फिर लाल रंग का यूज़ किया। उन्होंने ऑपोजिट कलर का जो है वो यूज़ करते थे बेसिकली डार्क करने के लिए। ठीक है, और उनको ऐसा लगता था कि काला रंग देने से जो है पेंटिंग जो है पूरी तरह से फीका पड़ जाएगा, और उसमें जो स्टीफनेस आ जाएगी, उसमें कोई भी जान नहीं रहेगी। तो इस वजह से ये जो है ब्लैक कलर अवॉइड करते थे अपने पेंटिंग में। ठीक है, मोने को इम्प्रेशनिज्म के पीछे की प्रेरक शक्ति के रूप में जाना जाता है, और वे ज़्यादातर जो है ओपन एयर में काम किए, आउटडोर पेंटिंग किए, प्रकाश के प्रभावों को दिखाया उन्होंने। मोने ने प्रकाश को अपने चित्रों का केंद्र बनाया था। ये उनके पेंटिंग का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था। प्रकाश और प्रतिबिंब में उनकी रुचि जो है 1860 के दशक के शुरुआती दिनों में ही देखने को मिली, और पूरे करियर में जो है ये बनी रही। परिदृश्यों का इन्होंने चित्रण किया, लैंडस्केप का चित्र किया, फिर उन्होंने जो है रेलवे और कारखानों के चित्रण किए, कुछ पोर्ट्रेट्स बनाए, समुद्री दृश्य बनाए, और साथ ही जो है उन्होंने फूल बगीचे, पार्क इत्यादि का भी जो है चित्र हमें देखने को मिलता है।
1870 के दशक के बाद से हम देख पाएंगे कि धीरे धीरे जो है उपनगरीय और शहरी परिदृश्य से वो दूर होने लग गए थे। और उन्होंने जो है सैलून का दौरा किया, सैलून में उनकी पेंटिंग्स जो है प्रदर्शित होने लगी। वहाँ पर उन्होंने पुराने चित्रकारों के काम से वो परिचित हुए। जब उन्होंने सैलून में जो है अपना एग्जीबिशन किया, वहाँ पे तो और भी आर्टिस्ट एग्जिबिट करते थे। तो इस तरह से जो है उन्होंने युवा कलाकारों से उनकी दोस्ती हुई, युवा कलाकारों से उनका परिचय बढ़ा, प्रकाश और प्रतिबिंब से का प्रभाव जो है और भी गहरा हो गया। और जो है दृश्य और वस्तुओं के बजाय अब जो है वो रंगों और आकृतियों के संदर्भ के रूप में सोचने लगे। आगे जाके वो काम में देखने को मिलेगा कि वो ज़्यादातर जो है बेसिकली कलर को ज़्यादा प्रभाव माने कलर को ज़्यादातर वो अहमियत देने लग गए थे। ठीक है, पेंट के धब्बों और डैश और स्क्विगलर्स में चमकीले रंगों का इस्तेमाल उन्होंने करना शुरू किया। ठीक है, छोटे और अधिक विविध ब्रश स्ट्रोक्स जो है देखने को मिले। पैलेट में 1880 के दशक में फिर हमें कुछ बदलाव देखने को मिलता है, जहाँ पर जो है वार्म और कूल कलर का यूज़ उन्होंने किया अपने पेंटिंग में। ठीक है, फिर प्रकाश को प्रतिबिंबित करना उन्होंने शुरू किया, जहाँ पे मोने ने हल्की पृष्ठभूमि पर पेंटिंग की तकनीक प्रकाश को प्रतिबिंबित किया जा सके। दूसरा उनका पेंटिंग स्टाइल था छोटे और त्वरित स्पर्श, यानी जो है मोने ने कैनवास पर छोटे और त्वरित स्पर्श किए, जो छोटे अल्प विराम की तरह दिख पड़ते, मतलब एकदम डॉट 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 जैसा जो है उनका एक पेंटिंग में आपको टेक्सचर मिलेगा। ठीक है, ब्रोकन कलर तकनीक का उन्होंने यूज़ किया। मोने ने जो है ब्रश स्ट्रोक की एक श्रृंखला में पेंट लगाया, जिसमें रंगों को पैलेट पर नहीं बल्कि डायरेक्ट जो है ऑप्टिकल रूप से मिश्रित किया जाता है। ठीक है, और रंगीन छाया का यूज़ किया। मोने ने छायाओं के लिए काले और भूरे रंगों का इस्तेमाल बिल्कुल ही बंद कर दिया, और उसके बजाय जो उन्होंने बैंगनी, नीले और हरे रंगों का इस्तेमाल करना शुरू किया। इम्पेस्टो टेक्निक में उन्होंने काम किया। मोने ने आयाम बनाने के लिए, यानी फॉर्म बनाने के लिए जो है पेंट के मोटे स्ट्रोक्स का यूज़ करना शुरू किया अपने पेंटिंग में। रंगों का मिश्रण किया उन्होंने, कई प्रकार के रंगों को मिलाकर मैले और फीके रंगों को बनाने का उन्होंने कोशिश किया। मोने ने अपने पेंटिंग्स में जो है प्रकाश और वातावरण के विभिन्न गुणों को दर्शाया है। उन्होंने 20वीं सदी के आधुनिकतावाद का मार्ग जो है प्रशस्त किया है, कह सकते हैं। अब हम देख लेते हैं उनकी पेंटिंग्स को। अभी तक जो हम इतना जो उनका करियर और जो है उनका पेंटिंग टेक्निक जो देखे कि उन्होंने जो है इम्पेस्टो टेक्निक में काम किया, उन्होंने जो है विविध ब्रश स्ट्रोक्स किया, उन्होंने जो है प्रकाश और छाया को परिवर्तन को दिखाया। फिर उन्होंने जो है ब्लैक कलर का यूज़ बंद कर दिया, उसकी जगह बैंगनी, रेड, इस तरह का कलर का जो है उन्होंने यूज़ किया। ये सब चीज़ जो है अब हम यहाँ पेंटिंग्स में देख पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे पहला पेंटिंग जो है व्यू एट रोयल ला हवरे 1858 की पेंटिंग है। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि कहीं भी जो है ब्लैक कलर का यूज़ आपको देखने को नहीं मिलेगा। शुरुआती दौर में एकदम ब्राउन कलर का यूज़ देखने को मिलेगा। ब्राउन में कुछ अलग ब्लू कलर का मिक्स किया हुआ डार्क टोन जो है आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। ठीक है, पहले के दृश्य में आप देखिए लैंडस्केप कैसा, पहले मैंने आपको बताया शुरू में उन्होंने जो है लैंडस्केप बनाया, जहाँ पे समुद्री दृश्य देखने को मिले, कुछ लैंडस्केप देखने को मिले, जंगल झाड़ियाँ का चित्र था। तो ये देखिए शुरुआती दौर का ये पेंटिंग है, 1865 का ये पेंटिंग है, माउथ ऑफ द शाइन एट द हॉर्न फ्लोर। हाँ, उसके बाद नेक्स्ट हम पेंटिंग देख लेते हैं कि ये वही लंचिंग ऑन द ग्रास। ठीक है, ये पेंटिंग जो है उनकी बहुत ही फेमस पेंटिंग थी। यहाँ पर जो है बहुत सारे आर्टिस्ट जो है देखने को आपको मिलते हैं। यहाँ पे आर्टिस्ट का नाम दिया हुआ है। द ग्रीन वेव जो है 1866 की, ये भी देखिए समुद्री दृश्य जो है उन्होंने चित्रित किया। बहुत सारे शुरुआती दौर में समुद्री दृश्य ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा, और जो है जंगल में आपको जो है कुछ पार्टी करते हुए लोग, इस तरह का। वुमेन इन द गार्डन जो है देखिए 1867 की जो ये पेंटिंग है, इसमें भी आप देख सकते हैं कहीं भी ब्लैक कलर का यूज़ नहीं है, बहुत ही सोबर कलर का यूज़ देखने को मिलता है। ऑयल में बनाया गया है, ऑयल ऑन कैनवास, जहाँ तक इन्होंने जो अपनी पेंटिंग को जो है ऑयल ऑन कैनवास पर ही बनाया है। ठीक है उसके बाद गार्डन एट द सेंट एंड्रेस जो देख सकते हैं, बीच का ही ये सीन है। ठीक है, बीच के किनारे का सीन है, गार्डन का सीन है, और यहाँ पे समुद्र है, आकाश है, इस तरह का जो है फोरग्राउंड, बैकग्राउंड, मिडिल ग्राउंड के रूप में भी पेंटिंग हम आपको जो है देख सकते हैं आप। ठीक है, 1867 की ये पेंटिंग है। अच्छा, उसके बाद है पोर्ट्रेट ऑफ क्लॉड मोने, अपना खुद का जो है इन्होंने पोर्ट्रेट भी बनाया, लोगों के पोर्ट्रेट भी बनाते थे। 1867 की बनाई हुई पेंटिंग है ये। उसके बाद है द लंचन जो है ये द लंच जो है ये आपका 1868 की है। ये भी जो है कुछ गेट टुगेदर वाला पेंटिंग यहाँ पे देखने को मिलता है। यहाँ भी आप जो डार्क टोन देख सकते हैं कि डार्क जो कपड़े पे भी जो डार्क है ना, वो भी पूरा ब्लैक में नहीं है, वो भी देखिए आपको ब्लैकिश ब्लू देखने को मिलेगा, इस तरह का है। ब्लैक कलर एकदम ही उन्होंने बंद कर दिया। ऑन द बैंक ऑफ द शाइन बेनीकोट 1868 की ये पेंटिंग है। ये भी आप देखिए कि एक नदी के किनारे जो है एक महिला बैठा। मैकपी जो है 1868-69 की पेंटिंग है। ये भी जो है लैंडस्केप है, एक पूरा बर्फ से ढका हुआ जो है एक लैंडस्केप यहाँ इन्होंने दिखाया है। वाइट में भी देखिए ना सुंदर से ब्लू कलर का टोन जो है इन्होंने दिया है, डार्क को समझने के लिए, छाया को समझने के लिए। फिर 1869 की ये पेंटिंग है। इस पेंटिंग में भी देखिए जो है
उन्होंने पानी के पानी में जो लाइट पड़ रहा है किस तरह से पड़ रहा है, किस तरह से जो है उस चीज़ को उन्होंने कितना सुंदर तरीके से ब्लू शेड में ही जो है दिखाया है, ब्लैक का यूज़ नहीं मिला है। ठीक है, आगे भी और आप इस तरह के पेंटिंग्स देखेंगे। ये है 1870 में बनाई गई पेंटिंग है, ब्रेक वाटर एट ट्रॉविल लो टाइड की। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 1871 में बनाई गई है, हाउस ऑन द एटजर जैन। ठीक है, 1872 में ये पेंटिंग बनाई गई, जीन मोनेर ऑन हिज हॉबी हाउस हॉर्स। स्प्रिंग टाइम 1872, कैमिली मोने ऑन द गार्डन बीच 1873, द आर्टिस्ट हाउस एट अर्जेंटुइल 1873, उनका घर है अर्जेंटुइल 1874, ये उनका घर के आसपास का जो है एरिया होगा। ज़्यादातर ये लैंडस्केप बनाते थे, लैंडस्केप ही आपको देखने को मिलेगा। द स्टूडियो बोट 1874, वुमेन विद अ पैरासोल, मैडम मोने एंड हर सन, देख सकते हैं यहाँ पर 1875, फ्लावर ऑन द रिवर बैंक एट अर्जेंटुइल 1877, ला ग्रेट सेंट लेजर 1877, इसी का जो है एक और आपको देखिए मिलता है 1877 में ही जो है उसी का सीरीज पेंटिंग है ये। ठीक है, तो यहाँ पे भी देखिए कि दूसरे तरीके से जो है यहाँ पर आपको कलर टोन देखने को मिलता है। ठीक है, 1879 में जो है वैथ्यूल इन द फॉग जो है इन्होंने पेंटिंग बनाया, कितना सुंदर फॉग में भी जो है वो कलर से लास्ट में जो है, लास्ट में मैंने आपको कहा ना कि वो फॉर्म में ज़्यादा अब 1870 के बाद 80 के दशक में जो है वो फॉर्म में ज़्यादा ध्यान नहीं देते थे, अब वो ध्यान देते थे कलर वेरिएंट में, कलर टोन में, और कलर के से ही जो है वो फॉर्म को रेडी करना शुरू किए थे। तो आगे चल के पेंटिंग में आपको वही मिलेगा। देखिए 1880 में भी वैसे ही है, द थ्यू एट वेथ्यूल। ठीक है, 1881 में द ला फेलिस फैकम्प, ये जो पढ़ने में थोड़ा दिक्कत हो रहा है क्योंकि ये फ्रेंच भाषा में मतलब है, इसलिए थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है। ठीक है, 1885 में जो है द क्लिफ एट इटरेट, इसका भी जो है सीरीज पेंटिंग में देखने को मिलेगा। आगे ये देखिए उस तरह से वहाँ पे आप लाइट को देखते हैं, यहाँ पर देखिए थोड़ा सा जो है एकदम गोधूली बेला टाइप का जो है एक शेड है। ठीक है, 1885 में ये बनाया गया। उसके बाद फिर देखिए 1886 में रफ सी का जो है पेंटिंग है, और इसी का जो है फिर से सीरीज़ आपको आगे चल के मिलेगा इस तरह का। 1886 में ये सन इफेक्ट को जो है उन्होंने इस पेंटिंग में दिखाया है। फिर पॉपुलर्स जो है ऑटम का 1891 में ये पेंटिंग को उन्होंने बनाया। ठीक है, पॉपुलर्स रिवर एप्ट दिखाया है 1891 में, उसी का है, दूसरा एरिया है। ठीक है, फिर इन द गार्डन 1895, गार्डन एरिया जो फिर वो जो है गार्डन और बीच को लेकर जो सारा जीवन पेंटिंग करते रहे। 1897 में भी आप देख सकते हैं कि ये दोनों जो है एक ही स्पॉट है, एक ही स्पॉट में जो है लाइट और लाइट का जो खेल है। ठीक है, किस तरह से लाइट जो है चेंज हो रही है, जिस तरह से लाइट चेंज हो रही है उस तरह से उनका पेंटिंग में भी कलर चेंज हो रहा है। तो यही उन्होंने अपने पेंटिंग में बेसिकली दिखाया है। द सेंट नियर गिवर्नी 1897, मॉर्निंग ऑन द साइन 1898। ठीक है, चेयरिंग क्रॉस ब्रिज, देखिए 1899, दोनों ही एक ही स्पॉट है। यहाँ पे आप नाव देख सकते हैं, कहाँ है, यहाँ पर आप नाव देख सकते हैं किस तरफ है, पहले पेंटिंग में नाव देखिए किस तरफ है, दूसरी पेंटिंग में नाव देखिए किस तरफ बीच में आ गया। ठीक है, तो और कलर वेरिएंट भी चेंज हुआ है, कलर टोन भी चेंज हुआ है, और लाइट का जो एरिया है वो भी चेंज हुआ है। यहाँ पे भी सेम 1901 के बीच का ये पेंटिंग है। ठीक है, यहाँ पे भी सेम है, ये भी वही है, ग्रैंड कैनल वेनिस का है, 1908 का ये पेंटिंग है। यहाँ पे भी कलर के साथ जो है लाइट चेंज हुआ है। ठीक है, सेंट जॉर्जियो मैगिनोर एट डस्क 1908 की ये पेंटिंग है। फ्लावरिंग आर्ट गिवर्नी 1913, और 1914 और 1926 के बीच इस पेंटिंग को बनाया गया। वाटर रिलीज जो है 1915 में बनाई गई। ये देखिए यहाँ पर और एक वाटर लिली आप देखिए 1915 में बनाई गई, फिर से जो है कलर टोन चेंज, फिर से जो है लाइट चेंज। ठीक है, फिर वाटर लिली पॉन्ड जो है देखिए 1916 1919 में बनाई गई, ये भी देखिए कलर टोन चेंज पूरी तरह से। इसी का जो है एक और देखने को मिलेगा आपको, देखिए यहाँ पे भी पूरा कलर टोन चेंज है, अंधेरा है, रात का दृश्य जैसा लग रहा है कि रात हो गई है, शाम हो गई है एकदम, और उस तरह से जो है कलर टोन उन्होंने यहाँ पर दिया है।
यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि एक ही जो है दृश्य को उन्होंने किस तरह से चित्रित किया है। यहाँ पर जो है थोड़ा सा धूप ज़्यादा है, एक तरह से एक जगह लग रहा है, एक जगह लग रहा है कि धूप जो है अब थोड़ी कम हो रही है, इस तरह का जो उन्होंने लाइट और शेड को देने की कोशिश की है। ठीक है, अंतिम दृश्य जीवन के अंतिम वर्ष में हम लोग दिन का देखेंगे कि 5 दिसंबर 1926 को 86 वर्ष की उम्र में जो है इनको जो है लास्ट तक जो है फेफड़े में कैंसर हो गया था, जिस वजह से जो है इनकी मृत्यु हो जाती है। उन्हें जो है गिवर्नी चर्च के कब्रिस्तान में ही दफनाया जाता है। ये रहा जहाँ पर उनको दफनाया गया। और उनके जो है मोने ने जोर देकर कहा था कि जब वो मरने वाले थे, तो इस तरह कहा माना जाता है कि मोने ने जो है जोर देकर कहा था कि मेरी मृत्यु के टाइम पे जो है ज़्यादा लोग ना आए, और मैंने 50 से ज़्यादा लोग ना आए, केवल 50 ही लोग शामिल हुए, कम लोग शामिल हुए और शांत रहे वातावरण। ठीक है, तो उनके अंतिम संस्कार में जो है क्लेमेंसियो में ताबूत पर लपेटे गए काले कपड़े को हटा दिया गया था, क्योंकि उनको काला रंग ऐसे भी पेंटिंग में नहीं देते थे, और वहाँ पे लिख दिया गया था कि मोने के लिए कोई काला नहीं, और इसे फूलों के पैटर्न और कपड़े से में बदल दिया गया। ठीक है, लास्ट में। और उनकी मृत्यु के समय जो है वाटर लिली, ऐसा माना जाता है कि वाटर लिली जो है सीरीज़ जो है तकनीकी रूप से अधूरा रहा। वाटर लिली उन्होंने जीवन के अंतिम समय में ही जो है चित्रित किया। मोने के घर, बगीचे और पानी के तालाब को मिशेल ने 1966 के फ्रेंच एकेडमी ऑफ फाइन आर्ट्स को दे दिया था, और इसको जो है एक स्टूडियो के रूप में इसको जो है एक क्या बोलते हैं पर्यटक के रूप में जो है बना दिया गया। ठीक है, फाउंडेशन क्लाउड मोने के माध्यम से बहाली के 1980 में घर और उद्यान को दौरे के लिए खोल दिए गए। मोने और उनके जीवन की अन्य वस्तुएं स्मृति के रूप में जो है घर पे रखी गई हैं। जापानी वुडकट प्रिंट भी है घर पे देखने को मिलता है। उनकी कला, उनकी कुछ आर्ट जो है अभी भी जो है उनके घर पर रखी हुई है। ठीक है, तो मोने का जो जीवन था, उन्होंने अपने पूरा जीवन जो है अपनी कला को जो समर्पित कर दिया, और लास्ट तक जो है उनका जो घर जहाँ पे वो गिवर्नी में रहने लग गए थे, उन्होंने अपना घर, उनके मरने के बाद उनका घर जो है वो एक म्यूज़ियम जैसा बन गया। लास्ट में उनका घर जो है सबके लिए ओपन हो गया कि देखिए मैंने इस तरह का। तो ये है 2019 का एक फ़ोटोग्राफ है उनके घर के गार्डन का। तो इस तरह का था उनका घर का गार्डन, अभी इस तरह का हो गया है। ठीक है, आशा करती हूँ वीडियो जो है आपको अच्छा लगा होगा, और अगर वीडियो को पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिएगा, और जो है वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और बेल आइकन को प्रेस आप इसलिए कीजिएगा क्योंकि जो है आने वाले और भी नोटिफिकेशन जो है आपको मिल सके, और प्लस आपको जो है और भी कई जानकारियाँ जो है हमारी वीडियो के थ्रू मिल सके। ठीक है, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।